Hello students. In our today's video we are going to learn the topic characteristics of developing economies with special reference to India. ये इंटर सेकेंड ईयर का इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी का मतलब ये है कि एक कंट्री में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज है, एंड ये सब चीज़ें लोगों की लाइफ्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है, वहाँ के लोगों की किस तरह की लाइवलीहुड है, यानी कि एक कंट्री में कितना डेवलपमेंट है ये उसकी इकोनॉमी से पता चलता है। इकोनॉमी का मतलब होता है एक कंट्री में कितना सारे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होते हैं एंड उस कंट्री में कितना ज़्यादा पैसा है, उसको इकोनॉमी कहा जाता है। एंड इकोनॉमी 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जो कि प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल पर है। यानी कि जिस कंट्रीज़ में ये सभी फैक्टर्स ज़्यादा होंगे वो कंट्रीज़ में ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और उनकी इकोनॉमी बेटर बनेगी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नाइजीरिया, इस तरह के कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि अभी भी डेवलपिंग नेशंस में आते हैं, क्योंकि ये लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक ये डेवलप्ड नेशंस नहीं बने हैं। जैसे कि दुबई, यूएसए एंड स्विट्ज़रलैंड, ये कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं जहाँ पर सब कुछ बेटर होता है। लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं इसमें बहुत सारे बुराइयां होती है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना अभी बाकी होता है। तो हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के। सो बेसिकली एक डेवलपिंग इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लो लेवल पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब है हर कंट्री का एक इंडिविजुअल पर्सन खुद के कितने पैसे कमाता है, यानी कि जब हम नेशनल इनकम को कंट्री की टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करते हैं तो हमको पर कैपिटा इनकम का पता चलता है। सो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पावर्टी होती है, यानी कि गरीबी होती है। यानी कि वहाँ का हर इंडिविजुअल पर्सन उतना नहीं कमा पाता जितना उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर जीएनपी पर कैपिटा कम होता है, यानी कि उस कंट्रीज़ में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बहुत कम होता है। यानी कि हर इंसान को इंडिविजुअली उतना पैसा नहीं मिल पाता है जितना उन्हें मिलना चाहिए। इस कंट्रीज़ में रिलेटिव पावर्टी तो नहीं होती है बट एब्सोल्यूट पावर्टी होती है। रिलेटिव पावर्टी का मतलब होता है कि वहाँ पे लोगों की इनकम बहुत कम होती है, वो लोग गरीबी माने जाते हैं, लेकिन उनकी गरीबी इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है कि उनके मिनिमम लेवल ऑफ सब्सिस्टेंस पूरा ना हो सके। यानी कि वहाँ के लोगों की गरीबी होती है लेकिन उनकी बेसिक नीड्स, जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये सब पूरी होती रहती है। लेकिन वो लोग दूसरे अमीर लोगों से थोड़े गरीब होते हैं, जिसको रिलेटिव पावर्टी कहा जाता है। लेकिन जो एब्सोल्यूट पावर्टी होती है वहाँ पर लोगों की इनकम इतनी कम होती है कि उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा कम होता है। यानी कि वो लोग इतने ज़्यादा गरीब होते हैं कि वो लोग सब्सिस्टेंस लेवल से भी बहुत गरीब होते हैं, यानी कि उनके पास बेसिक नीड्स के भी पैसे नहीं होते, जैसे कि फूड्स, क्लोथ, शेल्टर एंड हाउस, इस चीज़ों के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास मेडिसिन के भी पैसे नहीं होते। उसको एब्सोल्यूट पावर्टी कहा जाता है। सो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर्टी होती है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा लो इनकम होती है कि वहाँ पर लोगों को मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, यानी कि उनको खाने के लिए भी खाना नहीं मिलता है, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा पूर होती है, उनके पास क्लोथ्स नहीं होते, शेल्टर नहीं होता, उनके पास एजुकेशन भी नहीं होता। तो यहाँ की पॉवर्टी बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट है और इनके लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बहुत ज़्यादा गरीब है। यहाँ के लोग इतने गरीब है कि ये लोग स्लम एरियाज़ में रहते हैं। यहाँ पर कैरन क्रॉस ने कहा है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो वर्ल्ड की इकोनॉमी के स्लम्स है। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इसका ये मतलब है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, रूरल एरियाज़ की जो गांव की लोग होते हैं वो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ऑक्यूपेशन उनका एग्रीकल्चर है। यानी कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में काम करते हैं और यहाँ के लोग विलेजेस में रहना पसंद करते हैं। और यहाँ का एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव है, यानी कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं लेकिन प्रोडक्शन उतना हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे जो दूसरे कंट्रीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं एग्रीकल्चर में, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल्स होते हैं, फूड स्टफ्स होते हैं। लेकिन इंडिया जैसे और भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर होता है वो भी अंडर डेवलप्ड होता है। उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, इंडस्ट्री सेक्टर, वो भी अंडर डेवलप्ड होता है। एंड उसके साथ साथ जो टर्शरी सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर जिसको कहते हैं, वो भी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर भी उतना खास नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। कैपिटल डेफिशिएंसी, यानी कि हर कंट्री को कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। जब लोग अपने कंट्री को डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है यहाँ पर इनसफिशिएंसी है कैपिटल इक्विपमेंट की, और ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसको कैपिटल पूर कहा जाता है या फिर लो सेविंग और लो इन्वेस्टिंग इकोनॉमीज़ भी कहा जाता है।
क्योंकि यहाँ पर लो लेवल ऑफ इनकम है, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत कम पैसे कमा रहे हैं, तो लोग यहाँ बहुत कम सेविंग्स कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अपने कम पैसों को कैपिटल के रूप में यूज़ कर पाते हैं। सो यहाँ पर कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यहाँ पर लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज भी यहाँ पर अनयूटिलाइज्ड रह जाते हैं। इंडिया के पास लार्ज पोटेंशियल है, यानी कि इंडिया में बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एज वेल एज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि आप जानते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एंड जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी कंट्री के पास उतना कैपिटल नहीं है, जिसकी वजह से हम इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, हम इन रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, हमारी कंट्री में कैपिटल की भी कमी है और उसके साथ साथ हमारे पास ओल्ड टेक्निक्स है, जिसकी वजह से न्यू मॉडर्न टेक्निक्स को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया गया है और हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली पीछे है। इलिटरेसी की वजह से यहाँ पर स्किल्ड लेबर की भी कमी है और यहाँ के लोग उतने एजुकेटेड नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से हमारी कंट्री बैकवर्ड होती जा रही है। टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस ना ही सिर्फ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का कारण है, बट इसकी वजह से हमारी कंट्री में लो प्रोडक्टिविटी भी होती है और इसकी वजह से हमें फिर से हमारी कंट्री को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जब लिबरलाइजेशन होगा इस कंट्री में और यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाएगा बाय लार्ज नंबर ऑफ़ एंटरप्राइजेस, तभी कंट्री डेवलप हो सकती है। मतलब जब नए नए बिजनेसमैन अपनी कंट्री में नई टेक्नोलॉजी को लाएंगे तभी उनका सर्वाइवल होगा। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, यानी कि हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा पूर है, जैसे कि बैंकिंग फैसिलिटीज़, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, ड्राइनेज, इरिगेशन, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। ये सभी फैसिलिटीज़ हमारी कंट्री में बहुत लो है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उतने अच्छे बैंक्स नहीं हैं जो लोन्स नहीं दे पाते हैं, यहाँ का एजुकेशन उतना क्वालिटी वाला नहीं होता है और यहाँ की पब्लिक हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और यहाँ के ड्रिंकिंग वाटर भी बिल्कुल भी अच्छी सप्लाई नहीं होती है। यहाँ पर ड्रिंकिंग और इरिगेशन की भी प्रॉब्लम है और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को हटाने के बाद कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर को भी डेवलपमेंट किया जाना चाहिए एंड इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विस सेक्टर को भी डेवलप किया जाना चाहिए और ये सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पर इनएडिक्वेट होती है। डेमोग्राफिक फीचर्स, यानी कि जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ भी डेवलप हो रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है, हाई बर्थ रेट होती है और यहाँ पर हाई बट डिक्लाइनिंग डेथ रेट भी होती है। जो कंट्रीज़ डेवलपिंग होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, यहाँ पर हाई ग्रोथ रेट होता है, यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक आते जा रही है इस दुनिया में, यानी कि इस कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग अपने बच्चों को बढ़ाते जा रहे हैं और यहाँ पे जो डिक्लाइनिंग डेथ रेट है, यानी कि यहाँ थोड़ी सी टेक्नोलॉजी भी होती है, इसकी वजह से जो डेथ रेट है वो कम हो रही है, यानी कि लोग ज़्यादा मर नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ की लाइफ की एक्सपेक्टेंसी शॉर्टर है, यानी कि यहाँ पर लोग कितना ज़्यादा जिएंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हर कोई जी रहा है एंड यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पब्लिक बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन यहाँ पर हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी होता है, जिसकी वजह से छोटे बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाता है और उनको बहुत सारी डिसीज़ होने की वजह से वो बच्चे मारे जाते हैं। हाई रेट ऑफ इलिटरेसी, यानी कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा इलिटरेसी से सफ़र करते हैं, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अनएजुकेटेड होते हैं, जिसकी वजह से ये भी डेवलपमेंट में एक रुकावट है। एक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब ये लोग कुछ स्किल्स को सीख पाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की नॉलेज बिल्कुल कम होती है और यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग भी बिल्कुल नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं पढ़ाई में और इनके लोगों को बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं होने की वजह से वो टेक्नोलॉजी को भी नहीं सीख पाते हैं। 2019 की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से देखा गया है कि इंडिया 129 पोजीशन में आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंसान कितना जिएगा, कितने साल तक जिएगा, एडल्ट लिटरेसी, यानी कि एक इंसान पढ़ा लिखा कितना ज़्यादा है, और एक कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि इस कंट्री में कितनी ज़्यादा जीडीपी है, कितना ज़्यादा लोग कमाते हैं इन यूएस डॉलर्स। सो इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी, यानी कि हर डेवलपिंग कंट्री में ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी होती है। इस कंट्री में मार्केट इकोनॉमी भी होती है एंड सब्सिस्टेंस इकोनॉमी भी होती है। सो ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी मतलब दो तरह की इकोनॉमीज़ होती है, एक ज़्यादा डेवलप्ड होती है और एक दूसरी लेस डेवलप्ड होती है। मतलब एक नियर द टाउन्स एंड नियर द रूरल एरियाज़ होती है, मतलब एक गांव में होती है जो कि छोटे टाउन्स होते हैं वहाँ पर होती है, और दूसरी वाली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है जो कि मार्केट इकोनॉमी है, वो टाउन्स अल्ट्रा मॉडर्न टाउन्स में होती है जहाँ पर लाइफ बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है वो बैकवर्ड होती है और वो पिछड़े इलाकों में होती है, जहाँ गांव होते हैं वहाँ होती है, क्योंकि वहाँ के लोग गरीब होते हैं, लेकिन जो शहरों के लोग हैं वो अमीर होते हैं। और जो गरीब इकोनॉमी है वहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड होती है। लेकिन ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी होने की वजह से हेल्थी इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होता है और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
जिस कंट्री में एक डुअलिस्टिक इकोनॉमी है, जैसे कि हमारी इंडिया में भी डुअलिस्टिक इकोनॉमी है, यहाँ पर कुछ शहर बहुत ज़्यादा अमीर है जैसे कि मुंबई, दिल्ली, एंड कुछ शहर बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं जैसे कि कुछ गांव होते हैं छोटे मोटे। इस तरह की इकोनॉमी बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। और यहाँ पर जो छोटे गाँव हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, उस तरह के एग्रीकल्चर की वजह से सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाते हैं। अंडर डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर अंडर डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इसका मतलब है कि जब उनके पास, एक कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज होते भी है तो वो गरीब होने की वजह से उन नेचुरल रिसोर्सेज का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। वो अनयूटिलाइज्ड होते हैं, अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं एंड मिस यूटिलाइज्ड होते हैं, यानी कि उन नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जा पाता है बिकॉज कंट्री में उतने पैसे नहीं होते हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ बहुत सालों से अनसक्सेसफुल रहे हैं स्कैरसिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से। मतलब कुछ कंट्रीज़ में नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी की वजह से और सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी वो लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को नहीं यूज़ कर पाए हैं। लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया, यहाँ पर लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स है, यानी कि यहाँ पर बिजनेसेस को ग्रो करने का मौका नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर जो बिजनेसमैन बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश भी करते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स डाल दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर का सोशल सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जो एंटरप्रेन्योर्स की मदद करता है। उल्टा यहाँ पर उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है और यहाँ के लोगों के माइंडसेट में डाला जाता है कि हमें बिज़नेस नहीं करना चाहिए, सिर्फ जॉब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दूसरे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि स्मॉल साइज़ ऑफ द मार्केट, यानी कि यहाँ का मार्केट उतना बड़ा नहीं है, यहाँ पर उतने अच्छे तरीके से बिज़नेस को ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर लैक ऑफ कैपिटल होता है, कोई भी यहाँ पर बैंक्स उतना अच्छा लोन नहीं देते हैं एक छोटे बिजनेसमैन को। और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी उतनी अच्छी नहीं होती है, यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस भी होता है और यहाँ पर एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, यानी कि यहाँ पर लोग अपनी प्रॉपर्टी को सही से संभाल नहीं पाते हैं और यहाँ के लॉज उतने अच्छे नहीं होते हैं। एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ, यानी कि यहाँ पर लोग अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉज नहीं कर पाते हैं बिजनेस में, जिसकी वजह से उनके बिजनेसों को बंद कर देना पड़ता है। और इन कंट्रीज़ में बिजनेसेस ग्रो ना होने की वजह से लोग गरीब रह जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर जॉब्स नहीं मिलते हैं और यहाँ के लोगों को अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है। और यहाँ पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है, यानी कि यहाँ पे लोगों को उतना ज़्यादा काम नहीं मिलता है, उतने ज़्यादा जॉब्स नहीं हैं, जिसकी वजह से कंट्री अंडर डेवलप्ड है। फॉरेन ट्रेड ओरिएंटेशन, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ फॉरेन ट्रेड ओरिएंटेड है। इसका ये मतलब है कि हमारी कंट्रीज़ प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है और वहाँ की मशीनरी एंड कंज्यूमर गुड्स को इंपोर्ट करती है, लेकिन इसकी वजह से हमारी कंट्री वो पैसों को पे नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफ़िकल्टीज आते हैं। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स अनडेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको ये वीडियो समझ में आ चुका है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड कमेंट भी कर सकते हैं।